क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो गया? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जिंग के प्रोसेस को जानेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को भी आज देखेंगे, जो कूलम्स का पहला पार्ट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। तो चार्जिंग का, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने तुम्हें लिखवाया था कि टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला याद करो, ऐसे हम लोग याद करते हैं। फर्स्ट था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, चौथा था चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ठीक है, इन चारों प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन अब इन प्रोसेस पे जाने से पहले थोड़ा एक चीज समझते हैं और मैटर के बारे में। हालांकि इन चीजों को हम लोग आगे कैपेसिटर में और इलेक्ट्रिसिटी में और इवन फाइनली मॉडर्न फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे, सब्सटेंस के नेचर को, जिसमें आपने सुना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सब्सटेंस को टोटल 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ब्रॉडली 2 पार्ट ही तुम सुनते होगे, एक गुड कंडक्टर होता है और एक बैड कंडक्टर होता है, जो तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में। लेकिन यहां हम लोग 12th में टोटल 3 पार्ट पढ़ेंगे, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। मतलब एक तीसरा पार्ट भी आएगा जिसका क्या नाम होगा, सेमी कंडक्टर। लेकिन इन तीनों का डिटेल हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा यहां जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप चार्जिंग को समझ पाओ, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं, इसे लिखने का नहीं है, क्योंकि देखो यही पढ़ने का सही तरीका है। सीधा फॉर्मूला पे पहुंच जाना, वो तो लोग पहुंचेंगे नहीं। लेकिन चैप्टर के जो शुरुआत में चीजों को समझना, चार्ज क्या है, चार्ज कैसे मूव करता है, तब जाके हम लोग एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे, है ना बच्चों। तो ध्यान से सुनते रहना कि अब मैं तुम्हें इस कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में, सेमी कंडक्टर अभी रहने देते हैं, वो आगे का काम चीज है हमारा मॉडर्न फिजिक्स में। तो अभी हम लोग कंडक्टर और बैड कंडक्टर को एक साथ रख के देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ओके बच्चों, तो पहले मैं तुमको इनके बारे में थोड़ा बता। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे इन 2 सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक कंडक्टर होता है, दूसरा बैड कंडक्टर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन लोगों का डिटेल इनके चैप्टर्स में आएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते समय भी इनको मैं डिटेल में करूंगा, और एक्चुअल मॉलिक्यूलर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। वहां पे सेमीकंडक्टर को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कंडक्टर को भी पढ़ेंगे और बैड कंडक्टर को भी। लेकिन अभी जितना से हमारा काम चल सकता है उतना नॉलेज मैं इन दोनों के बारे में अभी आपको देता हूं। देखो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, हम लोग पिछले क्लास में ही बात कर चुके हैं कि सारे सब्सटेंस एटम्स के बने होते हैं। एटम्स से फिर मॉलिक्यूल बना और फिर मॉलिक्यूल सब जुड़ के सॉलिड सब्सटेंस बना दिया। अब सब्सटेंस में क्या है कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चलने वाले हैं। तो अगर बात करोगे कंडक्टर, तो कंडक्टर में प्रोटॉन्स हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर, यानी प्रोटॉन का बना हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ यह रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन कंडक्टर जब एटम है तब वो उसी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है। लेकिन उससे जब सॉलिड बन जाता है, यानी ढेर सारे एटम मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पूरे वॉल्यूम में
फ्रीली मूव करने लगता है। मतलब वो फिर किसी एक एटम का नहीं रह जाता है, बल्कि वो वहां पे मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कंडक्टर की क्या खासियत होती है दोस्तों, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका फ्रीली मूवेबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूवेबल। अगर इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड अभी बस सुन लो क्या है, वो तो आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवेबल है। ध्यान से सुनो मेरी बात। कंडक्टर, फिर से इसको एकदम पूरा लाइन में समझते हैं। कंडक्टर एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं, दे कैन नॉट मूव, बट उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कंडक्टर के अंदर फोर्स लगने पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये बात आप कंडक्टर के बारे में फिलहाल याद रखेंगे। इसका डिटेल जैसा कि मैंने बताया आगे के चैप्टर्स में आएगा, फिलहाल आप याद रखें। तो कंडक्टर्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल है। रही बात बैड कंडक्टर की, इसको हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, और आगे चल के इसी का नाम हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स भी रख सकते हैं। इसको डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बैड कंडक्टर की क्या खासियत होगी बच्चों, तो बैड कंडक्टर में भी आपका प्रोटॉन्स होंगे, बैड कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स तो उसके भी न्यूक्लियस में है, दे कैन नॉट मूव, और यहां भी ये बात होगी, ये न्यूक्लियस में होगा और दे कैन नॉट मूव। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां पे देखो, यहां से कैसे फर्क आएगा कि बैड कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ ही रोटेट कर सकता है, वो एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। भले ही बैड कंडक्टर सॉलिड फॉर्म में क्यों ना हो, ढेर सारे एटम का कलेक्शन होने पे जैसे यहां फ्री हो गया था, यहां फ्री नहीं होगा, वो अपना एटम छोड़ के नहीं आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो प्रोटॉन से थोड़ी दूरी पे जाके शिफ्ट हो सकता है। तो उससे क्या होगा, यहां आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रीली मूवेबल, ये फ्रीली मूवेबल नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें प्रोटॉन एक किनारे होगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे किनारे होगा, और इस तरीके से यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन सकता है। अब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े होंगे, यहां तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो बच्चों अभी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं ताकि आप चीजों को समझो। ये नहीं कि अब ये लोग चार्जिंग पढ़ते हैं, अब ये करते हैं। आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि आपको चीजों को, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं आप अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैसे ही आगे मूव करो। ट्रस्ट मी, आप बस पूरी फिजिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप समझ जाओगे। बस केवल आपको जिस तरीके से मैं ग्रो कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को वैसे आप करो। सबका यूज कैसे कैसे आएगा वो भी आप देखेंगे। तो बच्चों कंडक्टर में क्या हुआ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कंडक्टर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, वो मूव नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूवेबल है, कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लगने पे जा सकता है। रही बात बैड कंडक्टर्स की, तो इसमें भी प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस में ही रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, दे कैन नॉट मूव वहां की तरह। लेकिन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं मूव कर पाएगा उसके जैसा। तो बैड कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डिस्टेंस बना के ये एक स्ट्रक्चर बना सकता है जिसमें प्लस और माइनस जो है वो थोड़ा शिफ्ट होके एक बाउंडेड स्ट्रक्चर बना सकता है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में। ओके बच्चों, तो ये कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। ओके, तो अब हम लोग इस
के बेसिस पे ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखते हुए कि बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर क्या है, हम लोग अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। ओके, चार्जिंग का मेथड पढ़ेंगे। ओके, ठीक। तो बच्चों अब हम लोग पहला मेथड देखेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखो कितना सिंपल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो डिफरेंट नेचर के ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है, उन दोनों में से किसी एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में चला जाता है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सवाल है ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग रब करते हैं उसको, तो जैसे अपने हैंड्स को ही रब करो, तो रब करने से क्या होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। अब वो क्या है कि वो उस हीट को ये दोनों ही ऑब्जेक्ट, जो दो रबिंग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा होता है, वो उस हीट को गेन करके उस एटम से फ्री हो जाता है। जैसा कि तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना हो तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जब मान लो आप एक ऑब्जेक्ट है ए रॉड, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इन दोनों को रब करना है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा कि यहां जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ए और बी दोनों को ही मिलेगी। अब इसमें दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग तरीके से अपने एटम से जुड़े हुए होंगे। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, मतलब लूजली बाउंडेड कहने का मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बोलें तो जिस मटेरियल को इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म तुम समझते होगे, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। तो मान लो ए और बी को रब किए और ए को अपने इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी नहीं है, तो ये पहले इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस हीट एनर्जी को गेन करके इसका साथ छोड़ देंगे। तो इसका साथ छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी ज्यादा है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से दो बॉडी नॉर्मली जिनको तुमने रब किया, उनकी वजह से वो दोनों चार्ज हो गए। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो उन चीजों को भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप इसको समझो। तो बच्चों देखो, यहां मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है कि इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और इसका वजह क्या है, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। इन दिस वे फाइनली वी विल गेट टू चार्ज बॉडीज। बहुत सिंपल है, दो बॉडी को रब किया, हीट पैदा हुआ, दोनों बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है उसका इलेक्ट्रॉन उसका साथ छोड़ देगा और दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। मान लो इस हैंड को इस हैंड के साथ रब किया, इसका इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बाउंडेड है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस हैंड को मिल जाएगा। तो ये हैंड जो है हमारा, जिससे इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये उतना ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसा कि नेचर में दो तीन पेयर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे देखो, एक सिल्क जानते होगे तुम, सिल्क को अगर ग्लास रॉड के साथ रब करोगे, तो सिल्क को अगर ग्लास रॉड के साथ रब करोगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क उतना ही से नेगेटिवली चार्ज होगा। वजह क्या होगा, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका साथ वो आसानी से छोड़ देते हैं, तो वो सिल्क के पास आ गया, सिल्क को गेन हो गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से इबोनाइट, ये भी एक मटेरियल होता है दोस्तों। इबोनाइट जो है उसके रॉड को अगर फर मतलब वो जैसा होता है एक मटेरियल, उसके साथ अगर उसको फर के साथ अगर उसको आप रब करोगे तो यहाँ उल्टा मामला होगा,
इवनाइट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और फर जो है पॉजिटिवली। तो तुम सीधा समझ सकते हो ये नेगेटिवली क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसको और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड फर के साथ होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और इवनाइट जो है वो गेन किया। मतलब कुल मिला के आप यही समझो कि दो बॉडी को रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आप ये पेयर का याद रखना, सिल्क का नेगेटिव और ग्लास रॉड का पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हुआ उसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड। या इन दोनों पेयर में देखो इवनाइट जो है वो नेगेटिव होगा और फर जो होगा पॉजिटिव। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि सिल्क और ग्लास रॉड को रब किया, इवनाइट और फर को रॉड किया। अब इवनाइट और ग्लास रॉड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल, तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। सिल्क और ग्लास रॉड को अगर तुमने रब किया तो ग्लास आपका पॉजिटिव हुआ और इवनाइट आपका नेगेटिव हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप पेयर याद रखना। इसका और बहुत ज़्यादा यूज हमारे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप इसको जानकारी के लिए मैंने इसको आपको आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है, ताकि बोर्ड्स में तो आ सकते हैं, कंपटीशन में आने का चांस कम है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। नेचर में इसके ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, बहुत जगह आपको ये दिख जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ और नोटिस करने वाली है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि ये जो चारों मटेरियल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, ये सब इंसुलेटर है। ये कंडक्टर के लिए इस मेथड को यूज करना जो है वो हेल्पफुल नहीं है। कहोगे ऐसा क्यों? तो मान लो अगर यहीं पे देख लो, ये सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब करने पे ग्लास रॉड तो चार्ज हो गया, लेकिन अगर ग्लास रॉड की जगह तुम कॉपर के रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको भी चार्ज होना चाहिए। लेकिन कॉपर एक कंडक्टर है और तुम्हारा बॉडी भी एक कंडक्टर है जिससे तुमने कॉपर को पकड़ा है, और तुम कहाँ पे खड़े हो? जमीन पे, यानी अर्थ पे, और अर्थ भी एक कंडक्टर है। तो होगा क्या कि अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा तो उस लूज इलेक्ट्रॉन की भरपाई तुम्हारी इस बॉडी से हो जाएगा और कॉपर फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, अगर कॉपर जैसे यानी मेटल को अगर आप फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना चाहते हो तो आपको अपने हाथ में ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, तभी जाके वो चार्ज हो सकता है। तो उतना हम लोग क्यों दिमाग लगावें, हमारे पास चार्जिंग का और भी मेथड है। तो इसके बारे में सिर्फ आप ये याद रखना 3 पॉइंट कि एक तो यहाँ पे चार्जिंग एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से होती है, दूसरी बात ये इंसुलेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तीसरी बात इन पेयर्स का आप याद रखना कि कौन प्लस हुआ और कौन माइनस हुआ। कोई भी तुमसे पूछे तो सीधा बोलना हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन पे ये आधारित है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लो। ओके बच्चों, अगला प्रोसेस देखते हैं। तो बच्चों अगला है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको लिखना बाद में, पहले आप समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है आपका, इसको हम लोग कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। कंडक्शन नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का ही यूज सबसे ज्यादा हम लोग को आना है। तो जैसे इससे पहले वाले प्रोसेस का उतना यूज नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो समझो ये क्या होता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन में क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं सो सुनो, एक कंडक्टर लेते हैं जो कि चार्ज्ड है और एक कंडक्टर जिसको मेरे को चार्ज करना है, एक अनचार्ज्ड कंडक्टर और एक चार्ज्ड कंडक्टर। इन दोनों बॉडी को एक वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। वायर मतलब वो भी एक कंडक्टर का हिस्सा ही हुआ। तो एक चार्ज्ड कंडक्टर को एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्यों होगा? तो चार्ज का फ्लो इसलिए होगा क्योंकि जो चार्ज्ड बॉडी है उसका पोटेंशियल और जो अनचार्ज बॉडी है उसका पोटेंशियल दोनों का अलग है। तो फिर तुम कंफ्यूज करोगे कि सर पोटेंशियल तो मेरे को भी पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, वेट करो, हम लोग आगे सीखेंगे। अभी बस आप ध्यान में रखो कि सर ने एक शब्द बोला पोटेंशियल, एक वर्ड बोला पोटेंशियल, जिसको बाद में मैं समझाऊंगा। तो बच्चों कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि यहां पे चार्ज पार्टिकल उस वायर के थ्रू कंडक्ट होके दूसरे के पास जाएगा। और मैं चाहूं तो आपको बिना पोटेंशियल के भी इसको समझा सकता हूं।
बस आप थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ और ध्यान रखो, ठीक है। और कंडक्टर के बारे में अपने को पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तुम पोटेंशियल अगर भूल भी जाओ तो भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। तो बोर्ड पे आप ध्यान दो, देखो हमने यहां एक स्फीयर लिया है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। इस स्फीयर पे पॉजिटिवली चार्ज +q चार्ज मौजूद है, यानी इस स्फीयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। ये दूसरा स्फीयर है जिसपे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, बट अभी वायर कनेक्ट नहीं है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल स्विच का काम करता है। स्विच अभी ओपन है, स्विच क्लोज नहीं है। तो देखो ये बॉडी है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है और ये अनचार्ज है। फिर सुनो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया होगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया होगा, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इस पे चार्ज 0 है, मतलब इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि जैसे ही तुम इस स्विच को कनेक्ट करोगे, जैसे ही इस स्विच को तुमने कनेक्ट किया, तो स्विच को कनेक्ट करते के साथ जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होके यहां से जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है, एफिनिटी होती है प्रोटॉन्स के लिए। तो यहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां तक पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव कर सकते हैं क्योंकि ये सब क्या है, कंडक्टर। अब सोचो, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक जाएंगे तो क्या होगा, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और हर एक लॉस होते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। दोस्तों ध्यान दो, फिर से एक बार, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये न्यूट्रल था, तार को कनेक्ट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इसके पास गए और जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इसका प्लस न्यूट्रलाइज होता जाएगा, मतलब इसका प्लस घटता जाएगा और इस पे प्लस डेवलप होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये सिचुएशन बन जाएगी, सिचुएशन ये बन जाएगी कि इसका +q घट के, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हुआ है, तो मान लो इस पे घट के +q1 हो गया और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इस पे भी प्लस आ गया है अब, और इस पे आ गया आपका +q। मैंने दोनों को सेम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये सेम भी हो सकता है, अगर ये दोनों बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल शेप है अगर सेम रहता तो ये आधा आधा बढ़ता, लेकिन फिलहाल अभी मैंने अलग अलग ही लिया है। और ऐसे भी कितना बढ़ेगा ये तो आगे सीखेंगे, अभी बस तुम ये सीखो कि चार्ज कैसे मूव करता है। तो दोस्तों देखो, ये अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, देखने वाले को ये महसूस होगा कि इससे पॉजिटिव निकल के इसमें पॉजिटिव आया है, लेकिन तुम सच्चाई जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन मूव नहीं करता है। यहां से पॉजिटिव आने के बजाय यहां से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखने में लगेगा कि ये +q डिस्ट्रीब्यूट होके इसके पास +q2 आ गया, यानी q जो है दो भाग में बट गया, लेकिन सच्चाई तुम जानते हो कि असलियत में यहां से कौन गया होगा, इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से भी इस बॉडी पे चार्ज आया। और दूसरी बात, एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिख सकते हैं कि इनिशियल चार्ज q था, तो ये q ही इन दोनों भाग में बटा है, तो q बराबर आप लिख सकते हो q1 + q2। तो ये जो इसके पास q2 हुआ आया वो कंडक्शन की वजह से आया। ठीक है। इसी को जब हम लोग आगे 2-4 क्लास के बाद जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे
तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो सारा मूवमेंट हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ है, और ये तब तक इनके बीच ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी आप पोटेंशियल नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा समझाया कि इसके पॉजिटिव के पास इसके इलेक्ट्रॉन्स गए, जिससे यहाँ भी पॉजिटिव आ गया और इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तुम जानते हो सिर्फ कंडक्टर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। इसका काम हम लोग कंडक्टर्स में, और बाकी जो मैंने समझाया वो यहाँ लिख दिया कि इन दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज बॉडी विथ अनदर अनचार्ज बॉडी विथ ए वायर, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चों, तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख दो, दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बच्चों अगला प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छे से आप समझिए इंडक्शन होता क्या है। तो पहली बात है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। इसका भी इस्तेमाल कंडक्टर के लिए होता है। अब इसको आप ध्यान से पूरे प्रोसेस को मैं कई स्टेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना कि इंडक्शन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो मान लो एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इस तरीके से, और इसके सामने हमने एक रॉड, ग्लास रॉड, मान लो जो पिछली बार जो हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पढ़ रहे थे, मान लो वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज था, वही रॉड लेके आए। ये एक रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब मेटल का बना हुआ है, कॉपर का, आयरन का, किसी का भी बना हुआ है। अब ये इनिशियली इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर तो तुम जानते हो कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देखो मैंने जानबूझ के इतने सारे प्लस माइनस बना दिए, जो ये दिखाता है कि ये पूरा स्फीयर में जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और ये स्फीयर जो है आपका न्यूट्रल है, चार्ज क्या है, जीरो। अब इसके सामने तुम जब रॉड को लेके आए और ये रॉड पे प्लस चार्ज, तो तुम तो जानते हो कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो प्लस है ये इस प्लस को रिपेल करेगा, और इसमें जितने भी माइनस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या कि प्लस को रिपेल करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। प्लस कौन है, प्रोटॉन, माइनस कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन को अगर ये रिपेल भी करेगा ये रॉड, तो लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, एंड वो मूव नहीं कर सकता है, दैट इज इमूवेबल। ओके, और जहां तक रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, क्योंकि कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है। तो जब ये रॉड ने पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो पॉजिटिव तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा होना शुरू। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या है मेरा, वो देखो। नेक्स्ट डायग्राम में ये फिर रह गया रॉड, ध्यान से देखते जाओ। तो दोस्तों रॉड पे तो ये पॉजिटिव चार्ज ही रह गया, ये है स्फीयर, स्फीयर पे इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस रॉड ने अट्रैक्ट किया, ये मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट इसलिए हो रहा क्योंकि ये कंडक्टिंग है। और यहां दूर में दिखा देते हैं पॉजिटिव,
अब ये 1 सेकेंड के लिए, और बीच में मैंने नहीं बनाया, अब इन सब का मतलब समझाता हूं मैं। 1 सेकेंड के लिए तुम्हें इस बात का भ्रम होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। बात ऐसी नहीं है, पॉजिटिव कहीं नहीं गया। हुआ क्या कि यहां वाले सारे प्लस का जो माइनस है वो दौड़ के इधर आ गया, और यहां जो माइनस पहले से है वो तो था ही, तो इस साइड क्या हुआ, पहले वाला माइनस और इसका माइनस, यानी इस पहले का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पोर्शन में नेट पॉजिटिव चार्ज मेरे को दिखने लगा, और इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो नेट नेगेटिव हो गया। और बीच वाले का डायग्राम हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो अभी भी वहां पे प्लस माइनस एक दूसरे का इक्वल नंबर में, तो उसको मैंने नहीं बनाया। ध्यान से सुनो मेरी बात को फिर से। ये रॉड को लाया, रॉड ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, प्रोटॉन को रिपेल किया। प्रोटॉन कोई रिस्पांस नहीं देगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इसलिए यहां पे आ गया आपका माइनस क्यू और इधर हो गया प्लस क्यू। देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ प्लस चार्ज आया, लेकिन प्लस चार्ज वहां गया नहीं है, वो पहले से ही वहां पे था और उसके इलेक्ट्रॉन्स भाग के आ गए, इसलिए आपको नेट प्लस दिख रहा है। समझ गए? 2 बार 3 बार इसको देखना। तो इस रॉड की वजह से हुआ क्या, यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो गया, लेकिन ये दोनों अभी भी इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है उतना ही यहाँ नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव। तो अभी भी अगर कोई पूछेगा इस स्फीयर पे नेट चार्ज, तो आंसर होगा 0, लेकिन चार्ज का सेपरेशन हुआ। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस पॉजिटिव रॉड की वजह से, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस कोई बोले तो इंडक्शन का मतलब हो गया सेपरेशन ऑफ चार्ज इन ए न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज रॉड, या कुछ और भी हो सकता है। चलो, लेकिन तुम कहोगे कि सर हमको तो इस बॉडी को चार्ज करना है, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ भी तो ओवरऑल चार्ज 0 ही है, तो उपाय अभी और है। अगला स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अभी क्या करने जा रहे हैं, सोचें। ये रहा फिर से वही रॉड दोस्तों, ये हो गई वो बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैं क्या करूं। इसी चैप्टर में आगे चल के एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है अर्थिंग। तुमने सुना भी होगा अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा यूज है तो सुन लो। किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ एक वायर से जोड़ने को बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थ को भी हम लोग एक कंडक्टर मान के चलते हैं जिसका साइज इनफाइनाइट है और जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। बच्चों फिर से सुन लो, आगे हम पढ़ेंगे अर्थिंग, लेकिन फिलहाल अर्थिंग को लेके इतना याद रखना, अर्थिंग का मतलब ये होता है किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ना वायर के माध्यम से, उसको बोलते हैं अर्थिंग। तो देखो मैंने इसको वायर से जोड़ दिया अर्थ के साथ, ये अर्थिंग का सिंबल है बच्चों। आगे इसी चैप्टर में जब बढ़ेंगे तो हम लोग अर्थिंग पढ़ेंगे। अर्थिंग यानी यहाँ धरती से कनेक्ट हो गया, अर्थ से कनेक्ट हो गया, और अर्थ को भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एक गुड कंडक्टर। तो अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही इस वायर से जोड़ोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कि मेरे को यहां से जोड़ दिया गया है, और इस एरिया में तुम देख रहे हो, इस एरिया में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होके पहुंचना शुरू करेंगे। तो यानी धरती से माइनस नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर मूव करेगा। एक बार मैं फिर बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या हुआ, पहली वर्ड हो गई अर्थिंग। अर्थिंग मतलब किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ वायर से जोड़ना। अर्थ को भी क्या माना हमने, कंडक्टर। कंडक्टर के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। होता तो सबके पास है, लेकिन कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन चल सकता है।
तो क्या हुआ कि अर्थ के पास ढेर सारे मूवेबल इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ से तुमने कनेक्ट कर दिया, ये सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के लालच में, इसके अट्रैक्शन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन्स आके इन सारे पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। मतलब कि हर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उस कमी को ये पूरा कर देगा। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, अर्थिंग करने से क्या फायदा हुआ कि ये प्लस क्यू जो है वो इनसे हो गया न्यूट्रलाइज, तो केवल ये माइनस क्यू बच गया। दोस्तों ये प्लस क्यू हो गया न्यूट्रलाइज, तो क्या बच गया, केवल ये माइनस क्यू। तो अगला डायग्राम जो होगा हमारा वो देखो, ये हो गया रॉड। फिर से मैं रॉड, अगला नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, हर डायग्राम को अच्छे से आप समझो। ये वो हमारा स्फीयर, ये नेगेटिव चार्ज। अब मैं पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा। तुम कहोगे क्यों नहीं बनाएंगे सर? अरे पॉजिटिव को तो मैंने अर्थ से इलेक्ट्रॉन मंगवा के न्यूट्रलाइज कर लिया, तो मेरे को अब यहाँ पे केवल क्या बच गया, माइनस क्यू। पॉजिटिव क्यू न्यूट्रलाइज हो गया, तो जो न्यूट्रलाइज हो गया उसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं। तो अब देखो हमें इस बात की जानकारी हो गई कि अब ये स्फीयर जो कि इनिशियली 0 चार्ज के साथ था, अब ये देखो क्या है, माइनस क्यू के साथ। और ये रॉड की वजह से और ये अर्थिंग की वजह से और ये इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर ये चार्ज आया। लेकिन अभी भी देखो ये चार्ज सब यहीं पे इकट्ठा है। क्यों इकट्ठा है? क्योंकि ये रॉड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है, दैट्स व्हाई ये किसी एक ही पोर्शन में है। अगर तुम चाहते हो कि ये नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका भी इलाज है। आप क्या करो, ये जो रॉड है इसको इसके सामने से हटा दो। तो जैसे ही आप हटाओगे तो देखो ये पहले यहाँ पे क्यों इकट्ठा था, क्योंकि यहाँ पे एक रॉड था और रॉड पॉजिटिवली चार्ज था, उसका पॉजिटिव चार्ज इन सबको अट्रैक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया हुआ था। अगर वो रॉड हट गया तो ये सारे नेगेटिव चार्ज आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए तो कोई है नहीं, तो रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करके कोशिश करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा दूर पे रहे। तो इससे क्या होगा कि ये डायग्राम जो है फाइनली आपके सामने कुछ ऐसा बन के मिल जाएगा जिसमें अब देखो ये नेगेटिव पूरे में फैल गया। तो इन दिस वे यू विल गेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कई बार इसको आपको देखना है तब आप समझोगे। तो इस तरीके से हमें एक चार्ज रॉड के माध्यम से एक अनचार्ज स्फीयर को मैंने चार्ज कर लिया, जिसमें दो काम हुआ। एक तो यहाँ इंडक्शन का हुआ, यहाँ अर्थिंग का हुआ। अर्थिंग के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, आगे तो मैं और डिटेल करूंगा ही करूंगा। तो ये आपका हुआ इंडक्शन। लेकिन ये भी केवल कहाँ होगा, कंडक्टर्स। कहोगे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट किया और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो सकती है, सिर्फ कंडक्टर में। बैड कंडक्टर में इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए। तो बच्चों अभी अब बोर्ड पे लिखा हुआ है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, लास्ट है अपना। तो इसमें हमने लिखा है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर के अलावा उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक, इंसुलेटर। अब इनको कैसे चार्ज करें? इंडक्शन से तो कर नहीं सकते। वजह यह है कि इंडक्शन में होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवेबल होना चाहिए, और इसके बारे में हमने आपको बताया कि बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में एक शिफ्टिंग होगी तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा डायपोल। डायपोल मतलब प्रोटॉन के लिए प्लस का यूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का, और इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग होगी। ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच में शिफ्टिंग हो ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे डाइलेक्ट्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो
तो इसमें से एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेके मैं थोड़ा आपको पोलराइजेशन समझाता हूँ, क्योंकि पोलराइजेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आसानी से दिखता है। इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे दोस्तों, कैपेसिटर में भी ये आएंगे। फिलहाल आप थोड़ा इसको समझिए कि ये है क्या। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो कि एक कोई बैड कंडक्टर का टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, और ये जो सिंबल है इस तरीके से प्लस और माइनस, ये इनके मॉलिक्यूल को दिखा रहा है कि प्लस प्रोटॉन हो गया और माइनस इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे जाके इसका डिटेल जानेंगे। अभी फिलहाल क्या है, इसमें इसके सारे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं वो रैंडमली अरेंज्ड है, जैसे तैसे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं डाइपोल्स के फॉर्म में। दे आर नॉट फ्री टू मूव, जैसे तैसे रैंडमली अरेंज्ड। ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या दिखेगा आपको? 0, क्योंकि जितना प्लस मैंने बनाया है उतना ही नेगेटिव। ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़े हुए। अब यहां कुछ इंडक्शन जैसा ही काम होगा क्या कि मैं इनके सामने एक रॉड लेके आऊंगा। मान लो वो रॉड मैंने लेके आया इनके सामने में पॉजिटिवली चार्ज रॉड, वही ग्लास रॉड। अब ये ग्लास रॉड प्रोटॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं नीचे एक डायग्राम बनाऊंगा, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन। तो ये रॉड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को रिपेल करेगा। कंडक्टर होता तब तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता, लेकिन यहां तो तुम देख रहे हो कि ये बंधे हुए हैं आपस में। लेकिन एक काम यहां पे होगा, जब ये रॉड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन को इधर पुश करेगा, तो ये फाइनली सोचो कि इसको हम लोग इधर खींचेंगे और इसको इधर पुश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इस शेप में आ जाएगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा दिस साइड नियरर टू द रॉड और पॉजिटिव इससे दूर चला जाएगा। तो इस रॉड के लाने से क्या होगा कि ये डाइपोल जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, दे आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर पैटर्न। अब वो पैटर्न मैं बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट डायग्राम, ये रॉड हो गया। अब देखो यहां अब मैं ये डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से। डायपोल्स हो गए, डायपोल्स हो गए, ये सारे डायपोल्स हैं। दे आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर वे। ओके बच्चों, माइनस 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 माइनस, नियरर टू द रॉड, अवे फ्रॉम द रॉड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये लास्ट वाले हो गए बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव। इससे क्या हुआ कि ये बीच वाला प्लस माइनस तो मान लो ये न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये जो सबसे साइड में है ये सारे माइनस हो गए इधर और सारे प्लस हो गए इधर। तो ये डायग्राम फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। ये हो गया पॉजिटिव और यहां माइनस 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 माइनस, ये वाले सारे माइनस सिर्फ मैं दिखा रहा हूं उनको, और इधर हो गए ये सारे प्लस। बीच वालों को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर हो गए क्यू। अब खुद सोचो, ये रॉड ने इसमें चार्ज का देखो सेपरेशन करवा दिया। अब क्यूपी लिखने का मतलब है ये पोलराइज्ड चार्ज। अभी भी इस पे नेट चार्ज तो कह लो 0 ही है, क्योंकि जितना प्लस माइनस क्यूपी है उतना ही प्लस क्यूपी है। जो देखो देखने में ये इंडक्शन जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से वहां नहीं हुआ। बस ये जो रैंडमली ओरिएंटेड थे ये एक पर्टिकुलर फैशन में ओरिएंट हुए और आपको ये डायग्राम दिख रहा है। तो इधर आ गया माइनस क्यूपी और इधर हो गया प्लस क्यूपी। ओके दोस्तों, अभी भी हालांकि इसमें दोनों जोड़ के नेट चार्ज 0 है। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर समहाउ इस क्यूपी को न्यूट्रलाइज करना है,
कैसे न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं? मान लो इसको किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड से टच करवा दें या फिर पूरे को अर्थ कर दें हर एक पॉइंट को, तो ऑटोमेटिकली ये QP क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, -QP। तो आपको ये पूरा स्लैब नेगेटिवली चार्ज मिल जाएगा। मतलब अगर आपने इसको न्यूट्रलाइज करवा लिया बाय यूजिंग अर्थिंग या किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड से, तो आपको सिर्फ ये -QP मिल जाएगा। और फाइनली आपको यहाँ पे ये चार्ज, अगर आपने अर्थिंग करवा लिया अथवा कुछ और तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करवा लिया, तो अभी इसको आप ऐसे याद रखो। ऐसा नहीं कि ये बहुत डिटेल में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आगे आएगा, लेकिन अपने को जानकारी चाहिए हर चीज की। तो ये जो देखो, ये जो डायपोल्स जो ओरिएंट हुए, इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं पोलराइजेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सोच लो, अभी इतना चीज हम लोग क्यों समझे थे, पूरा चार्ज, ये सारा चीज ही अब आपको इंटर करवाएगा। बहुत लोग तो कूलम्स लॉ से शुरू करते हैं, तो उनको तो बस सिलेबस खत्म करना है जैसे तैसे। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है फिजिक्स की, तो आप इस तरीके से, तो आप चार्ज के बारे में सीखे, सब्सटेंस के बारे में सीखे, चार्जिंग। अब हम लोग रियल चैप्टर पे पहुंचेंगे जहां से हम लोग का फॉर्मूला न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने वाला जो फंडामेंटल लॉ है, दैट इज कूलम लॉ। तो यहां तक आप रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कूलम लॉ के साथ आएंगे और उसको ढंग से वहां से आगे देखेंगे। ओके।